नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों। और मेरे दोस्तों ने मेरी जो क्लास 1 और 2 देख ली होगी, और जिन साथियों ने मेरे टॉप 10 सीरीज़ का क्लास 1 और 2 नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। यह पार्ट 3 है। 21 to 30 क्वेश्चन मैं हर नाइट वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 3 में स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरे जितने भी साथी हैं जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नर्सिंग वैकेंसी के अलर्ट और टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 पहले समझ लेते हैं। यहाँ बोला गया है डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज की टीचिंग होती है, ठीक है, छुट्टी के टाइम पे पेशेंट के जो टीचिंग देते हैं हम, वो इफ़ेक्टिव कब मानी जाएगी? इफ़ अगर जो पेरेंट्स हैं चाइल्ड के, उनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, कुड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से दे रखा है शावरिंग 3 to 4 times a day, मेंटेनिंग अ हाई ह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट, रैपिंग द हैंड इन द सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स एंड फरी सॉफ्ट स्टफ एनिमल्स फॉर द प्ले। तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज अवॉइड द शावरिंग which irritate the dermatitis and encourage the bathing 4 times a day in a colloid bath for the temporary relief। ठीक है, अवॉइड करेंगे शावरिंग, ठीक है, बच्चे को हम बाथिंग के लिए इनकरेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है वो पीडियाट्रिक का है, और पीडियाट्रिक में से भी जो साइको एनालिटिक थ्योरी है जो हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, आप सभी जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड को, उन्होंने ये हमें थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रखा है एक यंग बॉय है, ठीक है, यंग बॉय मतलब एक छोटा लड़का बोल सकते हैं। एक छोटा लड़का है, उसने नर्स को क्या बोला? उसने ये बोला कि आई डोंट लाइक माई फादर, ओके, आई डोंट लाइक माई डैड टू किस और हग माई मॉम, ठीक है, एंड आई लव माई मॉम एंड वॉन्ट टू मैरी हर। द नर्स रिकग्नाइज दिस द स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे नर्स का ये रोल है कि नर्स क्या समझेगी कि बच्चा कौन से स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से राइट आंसर आपको समझना होगा ABCD, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स, सुपर ईगो एंड ईगो। तो इसका राइट आंसर बैठेगा एडिपस कॉम्प्लेक्स। आपको पिक्चर से समझा देती हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी है, जिसमें उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रखा है कि एक स्टेज आती है एडिपस कॉम्प्लेक्स जब बच्चे को अपोजिट सेक्स ही ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि डॉटर को फादर एंड सन को मदर, ठीक है। तो यही एक साइको एनालिटिक थ्योरी है जो एडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करती है। तो नेक्स्ट चलती है क्वेश्चन। तो इसलिए बोला गया है एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है कैरेक्टराइज्ड बाय जेलसी। एडिपस कॉम्प्लेक्स में जेलसी होती है टूवर्ड्स अ पेरेंट ऑफ सेम सेक्स। अगर लड़की है तो उसे मॉम से जलन होगी, मम्मी से, कि वो क्योंकि वो पापा के साथ बैठेगी तो जलन होगी, ठीक है। अगर बेटे को पापा से जलन होगी अगर वो मम्मी के साथ रहेंगे। तो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रखा है एक पेशेंट है जो अपने घर पे फॉल हो गया था, उसके बाद उसका एडमिशन हुआ, तो ब्लड अल्कोहल लेवल चेक किया गया जो कि आया है 0.27 mg%, ठीक है। तो उसकी फैमिली ने ये बताया कि पिछले 9 महीने से इनका बेटा एक दिन में 5 ग्लास वोडका पी लेता है, और आखिरी बार इसने 30 मिनट पहले वोडका पिया था, एडमिशन से 30 मिनट पहले वोडका पिया था। तो जो अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम हैं वुड मोस्टली लाइकली बी एग्जिबिटेड बाई हर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो इसके विड्रॉल सिम्टम जो आएंगे वो कब आएंगे? 6 से 8 घंटे आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। लास्ट ड्रिंक के 6 से 8 घंटे बाद वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन है एम्स GSSB जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एम्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस, बिकॉज एम्स की लेवल पे मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। आगे बढ़ जाती हूँ। आगे जो दे रखा है, नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट का जिसको डायबिटीज़ इंस्पीडस है। अब ये जो डायबिटिक टाइप है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है इंस्पीडस। जो डायबिटीज़ इंस्पीडस है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्पीडस है, बिकॉज जो डायबिटीज़ में इंसुलिन की डेफिशिएंसी या अनरिएक्टिवनेस स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर डायबिटीज़ इंस्पीडस में क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि नर्स कैसे डिस्क्राइब करेगी कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट पैटर्न कैसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनयूरिया, ओलिग्यूरिया, डिसयूरिया एंड पॉलीयूरिया। राइट आंसर है डी, पॉलीयूरिया। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ इंस्पीडस वाले पेशेंट को पॉलीयूरिया ज़्यादा होता है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पॉलीयूरिया एक प्राइमरी सिम्टम होता है डायबिटीज़ इंस्पीडस का, एंड दीज क्लाइंट हैव अ डिक्रीज और एब्सेंट वैसोप्रेसिन। बाकी में इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वैसोप्रेसिन की कमी होती है। ठीक है, अपना हार्मोन ADH, ठीक है, ADH वैसोप्रेसिन सिक्रेशन एब्सेंट होता है या डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि वाटर लॉस जो होता है यूरिन में और सोडियम इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज़ इंस्पीडस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिखा रखा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होगा केयर प्लान में, चाइल्ड who have hospitalized with an accidental overdose would to be। ठीक है, एक बच्चा है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका केयर प्लान क्या होगा जिसको कि एक्सीडेंटल ओवरडोज है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीच द पेरेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशन। पेरेंट्स को सेफ्टी प्रिकॉशन समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे के साथ एक गार्जियन या पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। हर टाइम नर्स नहीं रह सकती है, इसलिए गार्जियन को ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है टिप्स। जैसे कि डिटरमाइन द पेरेंट्स नॉलेज। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट्स की नॉलेज कैसी है। पेरेंट्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप हाई लेवल में समझाओ और पेशेंट 5वीं पढ़ा 10वीं पढ़ा है, वो नहीं समझ पाएगा। उसी की आसान भाषा में समझाई जाए। बहुत हाईली एजुकेटेड है तो उसे नॉर्मली हम समझा सकते हैं, जिससे कि सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एप्रोप्रिएटनेस बता सकते हैं, बिकॉज वो हाईली एजुकेटेड है, तो जो नॉलेज की जो लेवल है वो हाई रहेगी उसकी। ठीक है, तो जो सेफ्टी हज़ार्ड्स होते हैं, ठीक है, सेफ्टी हज़ार्ड्स के बारे में कितनी नॉलेज है पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द पेरेंट नॉलेज अबाउट सेफ्टी हज़ार्ड एंड टीचिंग द एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर आर लाइकली टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे लिखा है सीरियल 7 टेस्ट। ये एक बहुत ही रेयर टेस्ट है जो कि शायद ही हमने कभी अस्पतालों में सुना होगा ये टेस्ट, सीरियल 7 टेस्ट। ठीक है, आपको मैं यह मेंशन कर रही हूँ, सीरियल 7 टेस्ट। सीरियल 7 टेस्ट जो है ऑफन यूज टू डिटरमाइन डिलीरियम एंड डिमेंशिया। डिलीरियम एंड डिमेंशिया के केस में ये सीरियल 7 टेस्ट किया जाता है। दिस टेस्ट इज एड इन द असेसिंग। अब ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू फोकस एंड कंसंट्रेट थॉट्स, जजमेंट एंड मेमोरी। द राइट आंसर इज बी, एबिलिटी टू फोकस एंड कंसंट्रेट। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से डिमेंशिया और डिलीरियम के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें से एक टेस्ट का नाम है सीरियल 7 टेस्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे बोला गया एक पेशेंट है जिसका 3 महीने पहले रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था। 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने के बाद सडनली क्या हुआ, सडनली उसको डेवलप हो गया, मेंशन कर देती हूँ, ग्राफ्ट टेंडरनेस इंक्रीज़ हो गई, वाइट ब्लड सेल्स और मलेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, पेशेंट को ग्राफ्ट, जहाँ पर ग्राफ्टिंग करी थी वहाँ टेंडरनेस है, WBC इंक्रीज़ हो गई और मलेज भी बढ़ गया। तो ये जो है क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है विच टाइप ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पूछा गया है कि क्लाइंट किस टाइप का रिजेक्शन फील कर रहा है। उसका राइट आंसर है एक्यूट। ये एक्यूट कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट सडनली डेवलप करता है फीवर, ग्राफ्ट टेंडरनेस, इंक्रीज वाइट ब्लड काउंट्स एंड मैलेज आर साइन एंड सिम्टम ऑफ एन एक्यूट रिजेक्शन दैट कॉमनली अकर एट द 3 months।
तो ये काफ़ी ही इजी क्वेश्चन था एंड आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे बोला गया है ऑन द असेसमेंट नर्स ने ये जाना कि जो क्रॉनिक पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो क्रॉनिक पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिक है, उन्होंने क्या किया, जो ब्लू पिल है हैलोपेरिडोल की मॉर्निंग में ले रहे थे और इवनिंग वाली जो है वाइट पिल बेंजोट्रोपिन राइट बिफोर द बेड टाइम, एंड देन नर्स माइट सजेस्ट टू द पेशेंट शी कैन ट्राई ऑप्शन नंबर सी। उसने बोला कि जो आप वाइट पिल जो रात को ले रहे थे आप उसे मॉर्निंग में लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसका रिस्पॉन्स है क्या, बिकॉज जो ये मेडिसिन है बेंजोट्रोपिन जो रिस्पॉन्स करती है इज़ एन अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन एंड बिकॉज मोटरलेसनेस कैन ऑल्सो बी अ साइड इफेक्ट ऑफ Cogentin, the nurse may suggest that the client try to taking drug early in the day rather than at bedtime. तो इसको rather than bedtime अर्ली मॉर्निंग लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे बोला गया 18 साल की लड़की है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, जिसको क्या कंडीशन बन रही है, डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर। डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर हो गया है कार एक्सीडेंट की वजह से। अब बोला गया है इफ़ अ नर्स वर ऑब्जर्व अ राइजिंग पल्स, अगर नर्स ऑब्जर्व करती है राइजिंग पल्स रेट बढ़ रहा है और बीपी लो हो रहा है, देन द नर्स वुड सस्पेक्ट द क्लाइंट, ठीक है, राइजिंग पल्स रेट एंड लोअर द बीपी, इट वुड रिजल्ट द ऑप्शन नंबर बी हैज सस्टेन इन द इंजरी, इंटरनल इंजरी इन एडिशनल टू दी हेड इंजरी। हेड इंजरी होने की वजह से उसे इंटरनल इंजरीज हुई हैं डीप में, जिस वजह से पेशेंट का पल्स रेट हाई हो रहा है और बीपी लो होता जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है ना राइजिंग दी पल्स रेट एंड लोअर द बीपी इंडिकेट करता है हाइपोवोलेमिया, बिकॉज डीप इंजरी होने की वजह से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग से हैमरेज होगा, हैमरेज की वजह से ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोवोलेमिया फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अभी है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे बोला गया है एक बच्चा है 6 साल का जो कि सर्जिकल फ्लोर पे आ गया है ऑपरेशन थिएटर से, 20 घंटे बाद उसको एपेंडेक्टमी करी गई थी, ठीक है, उसकी एपेंडेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स किया गया था। कंडीशन क्या थी, गैंग्रीनियस अपेंडिक्स में गैंग्रीन क्रिएट हो गया था, गैंग्रीन होने की वजह से बच्चे का गैंग्रीन रिमूव कर दिया गया। एंड हिज मदर टेल, उसकी मदर ने बताया नर्स को दैट ही इज़ बिकमिंग मोर रेस्टलेस एंड एंक्शियस, उसने बताया कि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है और एंक्शियस हो रहा है। असेसमेंट के टाइम पे नर्स ने ये देखा कि बच्चे को एटेलेक्टेसिस के इंडिकेशंस हो रही है, तो एप्रोप्रिएट क्या नर्सिंग एक्शन होने चाहिए कि वो एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट कर सके। दोस्तों काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हमने अपने काफ़ी ट्रेनिंग टाइम में हॉस्पिटल टाइम में फेस किया होगा, जितने भी ओटी वाले हैं, ओटी एंड सर्जिकल वार्ड वाले वो सब जानते होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, मैनेजमेंट ये होगा कि बच्चों को हम पोजीशन टर्न करवाते रहेंगे, कफ करने के लिए बोलेंगे और डीप ब्रीथ, और साथ ही साथ इस ऑप्शन में ऐड नहीं किया है, मैं अपनी तरफ से ऐड करके बता रही हूँ। स्पायरोमीटर आपने देखा होगा, 3 बॉल वाला एक डिवाइस होता है जिसे कि अंदर खींचते हैं, वो स्पायरोमीटर। ये 4 चीज़ें जो होती है एवरी 1 to 2 आवर करवानी होती है पेशेंट को, ताकि हम लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है, दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्लाइंट टर्न कफ डीप ब्रीथ एवरी 1 to 2 आवर, जिससे कि एटेलेक्टेसिस रिजॉल्व हो जाएगा। सर्जरी की जितने भी क्लाइंट होते हैं, कोई सी भी सर्जरी हो जिसमें कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो क्या होता है, दे क्लाइंट्स आर एट द रिस्क फॉर द पोस्ट ऑप रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन
बिकॉज द पल्मोनरी फंक्शन इज़ रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। तो ये आंसर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा दोस्तों। ऐसे ही आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है मैं डेली ही बेसिस पे आपको दूंगी, एम्स और डीएसएस भी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसे ही जितनी भी मैंने आपको ये बताई हैं, जितनी भी क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।